वेलकम एवरीवन। आज के हमारे गेस्ट हैं श्री प्रदीप गोविंद शितूत जी। ये 16 वर्ष की उम्र से ही समाज सेवा से जुड़े हैं। ये कई समाज सेवी कार्यों जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों की पढ़ाई, ब्लड डोनेशन कैंप, स्पेशल बच्चों के लिए काम करना तथा विधवा विवाह कराकर उन्हें समाज में नई पहचान देना जैसे कई कार्यों में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये रोटरी क्लब, बाल समाज तथा अर्पण स्कूल जैसी कई अन्य संस्थाओं से जुड़े हैं। इन्हें अपने कार्यों के लिए मेडन वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक और स्टार रिकॉर्ड बुक ऑफ इंटरनेशनल से नवाजा गया है। तो आइए मिलते हैं श्री प्रदीप गोविंद शितूत जी से। आज हमारे साथ हैं श्री प्रदीप गोविंद शितूत जी। नमस्ते सर। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। तो मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा बीता? आप बचपन में कहाँ थे, यहाँ कैसे आए, कैसे शुरुआत हुई? हम लोग महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के जामुन गांव के रहने वाले हैं। हमारे दादाजी नारायण भालचंद्र शितूत जो है वो अमरावती में शिफ्ट हुए थे। वहाँ से उन्होंने मुंबई में जाकर के BA ऑनर्स का कोर्स किया जी। और BA ऑनर्स करने के बाद उनको तत्काल रायपुर में जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है उस गवर्नमेंट हाई स्कूल में उनको ड्राइंग मास्टर की नौकरी मिली जी। तो 1980 में वो रायपुर में आए और नौकरी ज्वाइन किया उन्होंने। और तब से हमारा परिवार जो है रायपुर में पहले अम्बा देवी मंदिर के वहाँ रहता था। बाद में बुढ़ापारा में 1905 में उन्होंने अपनी जगह खरीदी और वहाँ मकान बनाया। वहीं हमारे पिताजी लोगों का सबका जन्म वहीं का हुआ है। हमारा भी जन्म वहीं बुढ़ापारा में हुआ है। बचपन हमारा जो है, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और उनको काफ़ी लेट सर्विस लगी, उसके कारण आर्थिक रूप से उतने सक्षम हम लोग नहीं थे। अच्छा। और काफ़ी बड़ा परिवार होने के कारण खर्चे भी काफ़ी थे। हमारे पिताजी ड्राफ्ट्समैन का भी काम करते थे शिक्षक की नौकरी के साथ ही साथ। बचपन में हम लोग 3 भाई का परिवार था। माँ, पिताजी, 3 भाई, हमारे चाचा, हमारे और रिश्तेदार हमारे साथ में रहते थे जी। हमारे दादाजी ने जो है यहाँ नौकरी करने का जब रिटायर्ड हुए उसके पहले ही उन्होंने जो है, जब बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना की थी जी। तो हमारे दादाजी ने भी 1906 में रायपुर में पहला गणेश उत्सव बैठाया था सार्वजनिक रूप से जी। और उस संस्था बाल समाज के नाम से जानी जाती थी, जो आज भी बुढ़ापारा सब स्कूल के सामने में है, कार्यरत है। जी। बचपन में मेरी शिक्षा यहीं रायपुर में हुई, ग्रेजुएशन अभी भी यहीं किया। बचपन की एक खास जो बात मेरी रही है वो ये रही है कि सन 1972 में बांग्लादेश से जो शरणार्थी रायपुर में माना में आकर के बसे थे तो तत्कालीन जो कलेक्टर थे शर्मा जी, उनकी पत्नी यहाँ के रायपुर की महिला मंडल की अध्यक्ष हुआ करती थी और डॉक्टर CK भालेराव की पत्नी जो है वो वहाँ की सचिव हुआ करती थी। अच्छा। मेरा उनके घर में, भालेराव जी के घर में आना जाना था तो मेरे को आंटी ने एक बार बोला कि प्रदीप, आप कुछ सामान इकट्ठा कर सकते हो क्या? मैं कहा कौन सा? तो बोले ऐसे घरेलू पुरानी चद्दर, बर्तन, कंबल, जो भी प्रकार का लोटा, मग्गा, गिलास, जो भी चीजें अपने को मिलती है उसको आप इकट्ठा करोगे क्या? मैं कहा हाँ मैं करूँगा। तो मैंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद में जब सामान पूरा इकट्ठा करके मैं उनको बताने के लिए गया, कलेक्टर बंगले में इनकी मीटिंग थी, वहीं पे मैं गया था। मेरा वैसे भी जाना आना रहता था, बच्चा था मैं, तो कहीं पर भी आने जाने में मुझे कोई न तो संकोच था न डर था। तो मैंने वहाँ जाकर के उनको बताया कि आंटी मैंने सामान इकट्ठा कर लिया है। तो उन्होंने मेरे को कहा ठीक है, आप रिक्शा वाले को बोल करके सामान यहाँ भिजवा दो, हम लोग यहाँ पे उसको रिक्शा वाले को पैसे दे देंगे। मैंने कहा एक रिक्शे में नहीं आएगा, तो बोले 2 रिक्शे में ले आओ।
मैं कहा 2 रिक्शे में भी नहीं आएगा। बोले कितना सामान चाहिए? मैं कहा बहुत सामान है। तो दोनों आंटी जो है मेरे साथ घर आई, उनकी सरकारी वाहन से घर आए। घर आकर के देखा उन्होंने, तो करीब करीब यानी आप ये समझिए कि 15 बाई 15 का कमरा जो है पूरा भर जाता है, इतना सामान मैंने इकट्ठा किया था। बहुत खुश हुए वो देख करके, और फिर उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी भिजवा करके और सामान को उठवाया घर से। तो ये मेरा पहला जीवन का स्टेप था कि मैं किसी सोशल वर्क में आया, क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ये भी शुरू से ही सोशल वर्क में जुड़े रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को ये जो मिला है सोशल वर्क का काम, ये पैतृक मिला है। अपन बोलते हैं जीन जो आता है शरीर में, तो वो ये मेरे को लगता है कि वहाँ से ही मेरे को प्राप्त हुआ होता है। जैसे घर में बच्चों को माहौल मिलता है, वैसे ही बच्चों का स्वभाव हो जाता है, या वैसे ही गुण बच्चों के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि ये आपके जीन्स में ही है, तो आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ समाज सेवा को लेकर होता ही रहा है। जी। मेरी माताजी जो थी स्वर्गीय सुनंदा सितूर, वो यहाँ पर मधुसूदन अगरबत्ती कारखाना हुआ करता था मनोहर टाकी के एमजी रोड पे। अच्छा। तो वहाँ पे दवे जी रहते थे, मधुसूदन दवे जी। वो साईं बाबा के परम भक्त थे। तो हमारी माताजी वहाँ पे हमेशा जाया करती थी। उनके घर में साईं बाबा का जो है कटआउट बना हुआ था, और हर साल नया पारा डब्बी में वहाँ का कार्यक्रम भी हुआ करता था साईं बाबा से का। तो हमारी माताजी उसमें जुड़ी रहती थी, और हम भी बचपन से उनके साथ में वैसे ही जुड़े रहे। ऐसे ही हमारे पिताजी बाल समाज से जुड़े रहे, जहाँ पर मुख्यतः गणेश उत्सव का कार्यक्रम होता था। तो वहाँ पर भी हम लोग जो है, मैं उनके साथ में जुड़ करके काम करता था। और उन लोगों से, उनके साथ में पिताजी के साथ में जितने लोग थे बाल समाज के, दिवाकर, मैंने, गुप्ते, है ना, इन लोग जो है जो काम वहाँ पे करते थे, उनके साथ में रह करके मुझे ये समाज सेवा के काम में और भी रुचि आने लग गई। और मैं इसी प्रकार से बचपन से जो है इस काम में आगे बढ़ रहा, और माँ और पिताजी दोनों के ही आशीर्वाद से जो है मैंने ये सब चीज़ें सीखी है। माँ ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़, अभी आप बात की है तो मेरे को याद आ रही है। मेरी माँ ने एक बहुत अच्छा जो है अपना काम मेरे सामने में रखा था, जिसको मैं आज भी अपने दिमाग में संजो करके रखा हूँ। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मजबूत नहीं होने के बावजूद भी हमारी माँ क्या करती थी, महीने का जो राशन किराना लाती थी उसमें से हर महीने के किराने में से कुछ न कुछ सामान अलग से वो जोड़ करके रखती थी। उसका एक तेल का डब्बा था, नमक का था, मसाले का था, तो हर महीने के राशन में से उसमें जोड़ देती थी। तो मैं एक बार माँ से पूछा, मैं कहा आप ये ऐसा क्यों करती है? तो बोली अचानक अपने घर में मेहमान आ जाएंगे, त्योहार आ जाएगा, तो उस समय अपने को ज्यादा सामान मंगाना पड़ेगा, और आज अगर अपने पास में अगर ये सामान जमा है तो उस समय ये हमारे को काम आएगा। तो भविष्य के लिए संचय कैसा करना शुरुआत से, ये एक चीज हमारे को हमारी माँ ने सिखाई उस समय। ऐसे ही हमारे पिताजी जो है वो खुद भी ड्राइंग मास्टर के लड़के थे, और ड्राइंग उनको बहुत अच्छा आता था। एक मकर करके बनता था लकड़ी का दिया, जिसमें गणेश जी को बैठाया जाता था। तो उसमें पहले हमारे दादाजी जो है कटिंग करते थे, कागज के ऊपर में नक्काशी करके और जालियां तैयार करते थे। वो जालियां हमारे पिताजी भी तैयार करते थे हमारे दादाजी के जाने के बाद में। हमने भी बहुत सी कोशिश की, पर हमने बनाया तो जरूर, पर उतनी बारीकी से, उतनी अच्छी डिजाइन से हम लोग नहीं बना पाए इस चीज को। ये एक थोड़ा सा अफसोस रहा कि हम उसको, उस कला को जो है उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाए। तो यह है कि बचपन की चीजें और माता पिता का जो आशीर्वाद और उनकी सिखाई सीख आज भी हमारे साथ में
बनी हुई है, आज भी आपके काम आ रही है कहीं ना काम आ रही है। और आपके द्वारा और लोगों तक भी पहुंच रही है। हाँ, मैं भी देखिए एक बार मेरे साथ में एक घटना घटी जो आज मेरे दिमाग में हमेशा बनी हुई। मेरे पहले इंश्योरेंस की एजेंसी किया करता था। जी। इंश्योरेंस की एजेंसी करते मेरे को कमीशन मिलता था। हम्म, कमीशन मिलने पे मेरे यहाँ ये था कि मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे बड़े भाई, मैं, हम लोग जो भी कमा करके लाते थे तनख्वाह आते साथ माँ के हाथ में दे देते थे। हमारी माँ उसको भगवान के सामने रखती थी। उसके बाद उसके अलमारी में पता नहीं सबके नाम के अलग डब्बे थे क्या थे, पर वो सबका पैसा बराबर हिसाब से रखा करती थी और उन पैसों में से बचाती थी। तो मैंने जब कमीशन ला करके देता था वो वैसी करती थी और घर का ज्यादातर घरेलू सामान, सब्जी, किराना ये मैं और अपने पिताजी के साथ लाता था। तो माँ मेरे को पैसे देती थी कि ये सामान लेके आना है। इसी बीच मेरे को नौकरी लग गई डेवलपमेंट ऑफिसर की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। तो मेरे को तनख्वाह भी मिली उस महीने में और मेरा कमीशन भी मिला। मैंने माँ को ले जा करके दे दिया। माँ ने वो भगवान के पास रखा और शाम को मेरे को बुला करके पैसे हाथ में दिए। तो मैं समझा पैसे हाथ में दिए यानी कुछ लाना है। तो मेरे को माँ ने कहा कि ये पैसे ले। मैं पूछा क्या लाना है? नहीं बोले कुछ लाना नहीं है। बोले तेरी तनख्वाह का पैसा मैंने अपने पास रख लिया है और ये जो पैसा है तेरा कमीशन का अब ये मैं तेरे से नहीं लूंगी। तो मैंने पूछा क्यों, आखिर ये तो पैसा मेरा ही था। बोले अब नौकरी लग गई है, तेरी नौकरी की जो तनख्वाह है वो मेरे घर में चलेगा बोले, और ये जो कमीशन का तेरा ऊपर का पैसा है इससे मेरा घर नहीं चलेगा। तो माँ ने एक ही चीज समझाई, बेटा जिंदगी में एक ही काम करना। मैं ये नहीं बोलती कि तुमको नंबर 2 का पैसा नहीं कमाना है या गलत काम नहीं करना है। जो करो स्वयं के लिए करो, उसका उत्तराधिकारी स्वयं को बनाओ। उस हराम के पैसे से अपने घर, अपने परिवार, अपने स्वजनों को उसका दोषी मत बनाओ और वो पैसा घर पे कभी खर्च मत करो। तुम खुद खर्च करोगे तो तुम दोषी होगे, तुम उसके भागी होगे। वो दिन था जो माँ ने शिक्षा दी। कभी हमने नंबर 2 के पैसे से न तो घर चलाया, न लाया, न घर के परिवार के ऊपर में हमने कभी खर्च किया। ये 2-3 चीजें अच्छी सीख मुझे अपने परिवार से मिली है। तो आपके मन में कि दूसरों के लिए कुछ करना है, समाज सेवा करना है, ये कब से आया आपके मन में? बचपन से तो रहा ही होगा, लेकिन आपने कब सोच लिया कि नहीं मुझे अभी करना ही है? ये देखिए बचपन में तो कहते हैं ना कि जब हम कोई मकान में जाते हैं तो मकान को देखते कि बहुत अच्छा मकान है ना। अब मकान अच्छा है ये देखते पर नींव नहीं पता चलती कि नींव कैसी है और कहाँ पर है। तो मुझे मेरी पैतृक रूप से जो नींव जो बचपन में मिल चुकी थी, अब इसके ऊपर में खाली एक मकान, एक बिल्डिंग खड़ा होना था। वो बिल्डिंग खड़ा हुई मेरे सामने में। मेरे पिताजी जो है यहाँ पर चौबे कॉलोनी जो बनी है राजकुमार कॉलेज के सामने, तो चौबे जी इंजीनियर थे, न्यायपाड़ा में रहते थे। उनके साथ ये जो है ड्राफ्टमैन का काम करते थे। अच्छा। हम लोग विवेकानंद आश्रम के सामने से रामकुंड होते हुए रास्ता अंदर जाता था। उस समय चौबे कॉलोनी बनी नहीं थी। अच्छा। मैं और मेरे पिताजी हम दोनों वहाँ जाते थे और बरसात में भी लकड़ियाँ गाड़ करके पूरा नाप जोख करके उस कॉलोनी का लेआउट बनवाए थे। तो जब हम आश्रम के सामने से रामकुंड गुजरते थे तो कोने पे एक मकान हुआ करता था। उस मकान के वहाँ पे बाहर एक ऐसी गैलरी थी। तो अक्सर जब हम लोग जाते थे, मैं और मेरे पिताजी, तो उस गैलरी में एक महिला जो है अच्छे लंबे बाल वाली थी और अक्सर वो कंघी करके खड़े रहती थी, कंघी करते हुए, जिसको मैं आते जाते देखता था। कुछ समय के बाद में जो है पेपर में ये न्यूज़ पढ़ी कि उस महिला का जो है दहेज के कारण उस महिला को मार दिया गया। वो एक घटना जो है, उस महिला का चेहरा, उसके बाल हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा घर कर जाते थे कि क्यों ये महिला को दहेज के लिए मारा गया। और जब इतनी प्रताड़ना उसको दी जा रही थी तो उसने वो अपना ससुराल छोड़ करके मैके क्यों नहीं चली गई।
तब से महिलाओं के लिए जो है कुछ करने की मन में इच्छा जागृत हुई, जी जो बाद में जाकर के मेरे रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के रूप में यथार्थ में जी। चालू हुई। विवाह जैसा जो संवेदनशील विषय है, इस पे भी आपका कैसे इस ओर आप आकर्षित है, मतलब कैसे आपने सोचा कि नहीं मुझे इनका विवाह भी कराना है? इसमें विधवा विवाह का जो कार्यक्रम है, मेरे मन में जब ये जो बचपन की एक घटना जो थी, इसके बाद में एक घटना मैंने न्यूज़पेपर में उस समय पढ़ी थी कि एक ससुर अपनी बहू को लेकर के राजनांदगांव के बस स्टैंड में बैठा था। जी बहू को संदूक पे बैठा करके टिकट लेने चला गया। टिकट लेकर के आया तो देखता है न तो उसकी बहू वहाँ पे है, न ही संदूक वहाँ पे है। पता किया तो पता चला कि कोई आदमी के साथ में वो बस में बैठ के जा चुकी है। जी जी। तो ये हादसा हुआ क्यों? क्योंकि वो घूंघट ओढ़े हुई थी। अच्छा। अब घूंघट ओढ़े हुई थी तो न तो वो अपने ससुर को देखी कभी, है ना, नहीं जान पाई कि भाई मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, और एक अनजान आदमी आया उसको चलो बोले, उसके साथ चली गई। तो ये जो घूंघट प्रथा और ये दहेज प्रथा, ये मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा गूंजती थी। बाद में जाकर के मुझे जो है किताबें पढ़ने में ये पता चला कि विधवा विवाह जो है अपने यहाँ जो अभिशाप था पहले, है ना, ये विधवा विवाह जो है होना बहुत जरूरी है। और इस विधवा विवाह के ऊपर में काफ़ी लेख पढ़ा। उसके बाद में ये भी पढ़ा कि अंग्रेजों के समय में इसके लिए एक कानून भी बनाया गया और वो कानून जो है आज भी लागू है। और कई विधवाओं के घर में बच्चा था, मैं तो जाता था तो देखता था उनके घर में सफ़ेद साड़ी पहनी, चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं रहती थी जो कभी सामने नहीं आती थी। जैसे बुजुर्ग महिला है तो दादी है, तो अगर हमको उससे मिलना है तो हाल में नहीं, हमको अंदर जाकर के उसके कमरे में मिलना पड़ता था। तो ऐसी कोई जवान भी रहती थी तो हमको उनको घर के अंदर जाके मिलना पड़ता था, वो कभी सामने नहीं आती। तो ये दुख मेरे से देखा नहीं जाता था कि चलो एक बुजुर्ग महिला है वो तो ठीक है, पर एक जवान महिला भी जो विधवा हो गई, किसी कारण से उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, वो भी अपना जीवन वैसे ही बिता रही है। तो इन सब चीज़ों को देख करके मेरे मन में हमेशा इच्छा होती थी कि भाई मैं इन महिलाओं के लिए कुछ करूं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूंगा और कब करूंगा। आज से करीब यानी 10 साल पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा कि रायपुर में विधवा विवाह का सम्मेलन होने वाला है। उस समय मैं जगदलपुर में पोस्टिंग थी। तो मैंने उस संस्था की जो अध्यक्ष थी उनसे फोन के ऊपर में बातचीत की, उनसे कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने वेलकम किया और मेरी उनसे खाली फोन पे बात हुई। और जब कार्यक्रम हुआ, पहली बार उस संस्था का भी पहला कार्यक्रम था और मैं भी पहली बार उस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। मेरे साथ मेरी पत्नी अंजलि सितूत, वो भी उस कार्यक्रम में गई थी। तो वो कार्यक्रम देखा, उसके बाद में मैं उस कार्यक्रम से पूरा तन मन धन से जुड़ गया। पर 2 साल हम उनके साथ में काम करने के बाद में कुछ ऐसे वैचारिक मतभेद हुए कि उस संस्था से हम लोग काफ़ी लोग, मैं एक राधा राजपाल जी थी, अंटू ठाकुर था, मनोज ठाकुर है और कई इस प्रकार के साथीगण थे उस समय हमारे साथ में, जो उस संस्था से अलग हो गए। अच्छा। और अलग हो करके हमने जो हमारी संस्था थी बाल समाज जी, जो 1906 की स्थापना थी, करीब 100 साल से ज्यादा की हो गई थी। अच्छा। तो हमने पहले उस बाल समाज के रजिस्टर्ड संस्था में ये कार्यक्रम चालू करना चाहा, पर लोगों का कहना यह था कि बाल समाज यानी गणेश उत्सव, दुर्गोत्सव का ऐसा दिखता है। तो फिर हमने क्या किया कि बाल समाज के अंदर में ही एक उसकी सब्सिडी बनाई। अच्छा। उसका नाम रखा रायपुर ब्राइट फाउंडेशन। अच्छा। और 2018 से हमने रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के तहत जो है विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए हमने ये कार्यक्रम चालू किया। अच्छा। तलाकशुदा का इसलिए हमने उसमें जोड़ा
कि पहले तो विधवाएं बहुत होती थी, पर आज के परिवेश में जो है, आज से 10 साल 15 साल 20 साल से ये एक हमारे समाज की विडंबना है कि तलाक के मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, हर समाज धर्म में जो है विधवाओं से ज्यादा स्थिति जो है तलाक की है। तो हमने विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का जो है पुनर्विवाह कराने के लिए करके इस संस्था की स्थापना 2018 में की। आप अभी तक लगभग 400 से ज्यादा शादियां आपके संस्था में करवा चुके हैं, तो अब इसके आगे आप और क्या करना चाह रहे हैं, या आप अभी आगे और क्या देख रहे हैं? देखिए, ये हमने जब 2018 से चालू किया विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का कार्यक्रम, तो इसमें क्या होता गया कि मैं और दूसरे संस्थाओं के भी कार्यक्रम में जाता था। जैसा एक विकलांग बालक बालिकाओं का सम्मेलन होता था यहाँ पे, परिचय सम्मेलन, तो वहाँ जाता था तो उनको ऐसा लगता था कि भाई हम विधवा विवाह के साथ में विकलांग लोगों का भी करते हैं विवाह, तो उन लोग भी हमारे साथ जुड़ने लग गए। अच्छा। कालांतर में कुछ महिलाएं जो उम्र दराज हो गई थी, जिन्होंने अपने शादी की उम्र में शादी नहीं की थी, वो भी शादी करना चाहती थी। ऐसे करके इन लोग आने लग गए, तो हमारे समिति में हमने ये प्रस्ताव को रखा और हमने ये डिसाइड किया कि भाई जब हम शादी के लिए परिचय कर रहे हैं सम्मेलन, तो क्यों ना हम बाकी भी चीजों को शामिल कर ले, क्योंकि इसी से संबंधित है, तो हमें इस संबंधित कार्य को भी आगे करना है। तो ऐसे इसमें कई गरीब बच्चियां भी आती थी जिनके माँ पिताजी नहीं थे, या माँ पिताजी है पर शादी नहीं करा सकते थे, तो हमने ऐसे बच्चियों के भी निःशुल्क विवाह कराए हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि हमने कई लोगों को कन्यादान भी किया है। अच्छा। हमारी संस्था के मार्फत कन्यादान भी हुआ है। और ये कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये शब्द से नहीं, मेरी संस्था ने किया। मेरे संस्था के लोगों के मनोबल, उनकी निष्ठा, उनके कर्तव्य, उनके काम के कारण जो है ये हमने 2021 तक जो है 235 लोगों का विवाह संबंध जोड़े। जी। और वो 235 के जोड़ने के बाद हमको 2 विश्व रिकॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं। जी। इसके बाद में हम जो है निरंतर, बीच में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में बड़ा दिक्कत जाता था हमको किसी की शादी तय करने के लिए। मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, अलग अलग जगह पे बैठाना, है ना, कम लोगों के बीच में रिश्ते तय करना। उसमें हमने रिश्ते तय किए, लोगों की शादियां भी हुई। अच्छा। कोरोना काल में जी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि भाई कोरोना काल में जहां आदमी पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से शादी तय नहीं कर पा रहा था, वहाँ हमारी संस्थाओं ने इस प्रकार के काम किए हैं और सफलता भी अर्जित की। हालांकि सफलता बहुत ज्यादा नहीं थी, पर कोरोना काल को देखते हुए वो सफलता जो है हमारे लिए एक उत्साहवर्धन का कार्य हुई। और आज हमारे यहाँ 400 से ज्यादा लोगों के विवाह संबंध जुड़ गए हैं। हमने कोई लक्ष्य ऐसा निर्धारित नहीं किया कि हमको 1000 10,000 इतने लोगों का विवाह करना है। हमारा लक्ष्य ये है कि निरंतर हमको आगे बढ़ते जाना है और अधिकतम से अधिकतम लोगों का विवाह जो है इसमें कराने का है। और इस साल भी हमारे यहाँ पर काफी संख्या में जो है, मेरे ख्याल से करीब 100 के आसपास रिश्ते जुड़े हैं। अच्छा। अभी तक अब क्या हो रहा है कि महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है आने की। हाँ। तो ये महिलाओं में जो है ये जागरूकता लाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जैसे अनगा कर्कश है, दमयंती देशपांडे, राधा राजपाल, अन्नू शर्मा, गौरी, ये हम कई लोगों के जो महिलाएं हमारे ग्रुप में जुड़ी है, हम इन लोगों को एक काम सोचते हैं कि आप जहाँ पर भी जाते हैं, महिलाओं के बीच में बैठते हो, हमारे इस कार्यक्रम के बारे में बताओ ताकि प्रचार प्रसार हो सके और अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाएं हमारे पास में आ सके। यही सिलसिला लेकर के हम अभी मथुरा वृंदावन जाकर के आए। अच्छा। मथुरा वृंदावन में भी हमने ये सुना था कि वहाँ पर विधवा महिलाओं के आश्रम से, हाँ। तो वहाँ गए थे। कुछ आश्रमों में हम लोग मुलाकात भी की है, पर अभी तक हमको सफलता वहाँ पर नहीं मिली है। प्रयास हमारे जारी है।
हमने अभी एक चिट्ठी बनवाई है वहाँ की जो सांसद है हमारी हेमा मालिनी जी, हाँ हाँ जो मथुरा वृंदावन जी के जी सांसद है, उनसे हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वो भी हमें सहयोग करें। अगर वहाँ जी पर इस प्रकार की विधवा माताएं बहनें अगर है और वो शादी करना चाहती हैं तो क्योंकि वो वहाँ की सांसद है, उनकी बातों से वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, जी ऐसे ही उम्मीद के साथ हम लोग आज उसमें प्रयासरत है। अच्छा अच्छा जी जी जी, आपको जरूर आपके इस नए कार्य में भी सफलता मिले। आप रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं और पिछले साल 2023 में आप वहाँ के अध्यक्ष भी रहे। जी तो कैसा वहाँ का आपका अनुभव रहा, क्या क्या आपने कार्य करवाए वहाँ रहते हुए? देखिए, मैं एक्चुअली ये जो सोशल वर्क में जब आया तो हमारे यहाँ पर एक कृष्ण जन्माष्टमी संस्था है, वो दही हांडी लूट की प्रतियोगिता कराती थी। अच्छा तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि हम पुरुषों की गोपी टोली बनाते हैं, ऐसी हम महिलाओं की भी अगर बनाए तो काफ़ी लोग समिति के तैयार हुए उस प्रस्ताव के ऊपर में, और हमने आगे उसके ऊपर में कार्य भी किया। इसी सिलसिले में मैं जो है राधाबाई कॉलेज में जाया करता था। वहाँ पे एक डॉक्टर पीता लाल करके थी जो रोटरी क्लब की मेंबर थी, जी तो उससे मेरी पहचान हुई। पहचान होने का बाद जो है हम लोग घनिष्ठ होते गए, तब उन्होंने मेरे सामने में ऑफर रखा कि भाई मैं रोटरी क्लब का मेंबर बन जाऊं। तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी छवि थी, हमारे यहाँ मोहल्ले में जो है डॉक्टर जनस्वामी उस समय जो है लायंस क्लब के मेंबर्स हुआ करते थे, और उनके जो कार्य थे, सार्वजनिक कार्य थे, वो सब देख करके मन में वो एक अच्छी छवि थी लायंस क्लब और रोटरी क्लब को देख करके। तो मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया, पर मैंने उनको कहा कि मैं पहले आकर के देखना चाहता हूँ कि क्लब है क्या, कैसा है? क्या काम करता है, कैसा काम करता है, क्या मैं उसमें एडजस्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो जुड़ा उसमें, मुझे अच्छा लगा, और उसका फिर मैंने मेंबरशिप ली। मेंबरशिप लेने के बाद में 2 साल मैंने अच्छे काम भी किए, वहाँ पे लोगों से मुलाकातें हुई, परिचय हुए, वहाँ के नियमों को, वहाँ के उद्देश्यों को समझते गया। उसके बाद में जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर पीतालाल, वो अध्यक्ष बनी, उन्होंने मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया। पर हालात ऐसे हो गए कि जब ये टर्नओवर चालू हुआ एक नई समिति का, तो उसी समय कोरोना काल चालू हो गया। और हम लोगों ने जितनी प्लानिंग की थी, जितना काम करना चाहते थे, सब के सब जो है ढप हो गए। अच्छा। नहीं कर पाए। फिर भी हमने वर्चुअल काफ़ी मीटिंगें की, उसके बावजूद हमने जो है जो ये आता था, सूट आता था डॉक्टरों को देने वाला, वो सूट बांटे, लोगों को भोजन बांटा। इस प्रकार से हम जितना काम कर सकते थे कोरोना को सेव करते हुए हमने किया। और इसके बाद में उसी समय से जो है मेरे को एक और अच्छी मेरे जीवन में उपलब्धि मुझे मिली कि जो न्यूज़पेपर और ये डिजिटल मीडिया जो होता था, इसमें मैं जो है अपने विज्ञप्तियां भेजता था। अच्छा। और उन लोगों के संपर्क में आते गया, और तब से मैंने जो है क्लब के लिए, रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के लिए और भी दूसरी संस्थाओं के लिए मैंने मीडिया में जो है इस प्रकार का काम चालू किया, जिससे काफ़ी रोटरी क्लब को भी, रायपुर ब्राइट फाउंडेशन सबको काफ़ी फोकस मिला लोगों के बीच में। लोग जानने लग गए कि रोटरी क्लब क्या है, रायपुर ब्राइट फाउंडेशन क्या है। क्योंकि जब तक प्रचार प्रसार नहीं हो तो कुछ नहीं होता, और आज के समय में सबसे मुख्य जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और पेपर मीडिया ही है। रहा मेरे टर्नओवर का समय लास्ट ईयर का, हमारे यहाँ 1 जुलाई से 30 जून तक का कार्यकाल होता है, और क्लब के से लेकर के इंटरनेशनल बॉडी तक पूरी टीम जो है 1 जुलाई को चेंज होती है। सबका कार्यकाल 1 ही साल का होता है। इस दौरान जो है मेरे साथ में मेरे
जो क्लब के मेंबर्स हैं उन लोगों ने बहुत सहयोग दिया मेरे को। ज़्यादातर हम लोगों ने स्वास्थ्य के साथ में स्वास्थ्य के ऊपर में काम किया, आश्रमों में जाकर के काम किया, मूक बधिर लोगों के लिए काम किए और कई कैंप लगाए, रोजगार कैंप वगैरह लगाए। इसमें एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये अकेले के भरोसे पे ये काम नहीं होता है, दूसरा कोई साथ देता है तो वो साथ तो आपको मिलता है, पर जवाबदारी से साथ देने वाला शख्स भी आपके साथ में कहते हैं ना कि आपका राइट हैंड होना जरूरी है। बगैर आपके राइट हैंड हुए तो फिर वो एकला चलो वाला काम होता है। तो मेरे को एक बहुत अच्छा एक शख्स उस समय मिला जो कि जिस समय हालांकि क्लब में वो मेरे से सीनियर थे पर मेरा उतना घनिष्ठता नहीं थी उनके साथ में। पर जब मैं प्रेसिडेंट बना और उनको मैंने सेक्रेटरी बनाया, वो रिटायर्ड डीआईजी रहे हैं जयंत कुमार थोराट जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ सेक्रेटरी बनिए। उन्होंने कुछ सोच करके कहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दे पाऊंगा, कैसा करोगे आप? मैं कहा बस आप हाँ बोलिए, बाकी मैं देख लूंगा। तो ये मेरा राइट हैंड था जिन्होंने मेरे को पूरा मजबूती प्रदान की कि भाई मैं इतने जो प्रोजेक्ट करूं। हमारे यहाँ साल में 52 मीटिंग्स होती है एक कैलेंडर में और हमने 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट किए हैं। मीटिंगें तो 10-12 की हैं और प्रोजेक्ट 60 से ज्यादा किए। तो इसके लिए हौसला चाहिए, मजबूती चाहिए कि भाई मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे कंधे से कंधा कोई खड़ा है। ये चीज देने के लिए मेरे साथ में जो मेरे सेक्रेटरी थे थोराट जी, भरत डागा जी, नवीन आहूजा, चंपालाल साहू, विकास अग्रवाल, ऐसे कई बत्रा जी है, अपना अनिल दास जी है, इन लोगों ने, सुशील शुक्ला, कई लोगों ने मेरे को मदद की। और हमारा क्लब जो है हालांकि सबसे पुराना क्लब है इस क्षेत्र का, पर उसके बावजूद सबसे कम मेंबर है। हमारे समय में 37 मेंबर हुआ करते थे। आर्थिक रूप से भी जो है हमको काफी कठिनाई होती थी, पर मेरे क्लब के लोगों ने मुझे जो आर्थिक रूप से भी मदद की, तन मन धन जो अपन बोलते हैं, मैं हमेशा उनका कृतज्ञ हूँ कि उनके कारण ही जो है हमने इस प्रकार के कार्यक्रम किए और सबसे ज्यादा सक्सेस हुए। और हमारे क्लब को जो है डिस्ट्रिक्ट से 4 अवार्ड मिले और 5 और साइटेशन मिला। साइटेशन हमारे यहाँ पे टाइमली फीस जमा करने का होता है, वो 5 इनाम जो है हमको मिला। तो यही है संगठन के, कोई तन से, मन से, मनोबल से आप आगे जा रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं गिर जाऊं तो मेरे पीछे में कोई है, भले कोई नहीं है, पर अगर आपको यह एहसास भी अगर हो जाता है कि आपके पीछे में कोई है तो आप निश्चित रूप से अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कई प्रकार के हम लोगों ने सेवाएं किए, रोजगार मेले लगाए, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिए। विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी हमने स्पेशल रोजगार कैंप किए, उसमें भी लोगों को रोजगार दिए। और मेडिकल कैंप भी जो हमने लगाया तो खाली ऐसा फोटो शूट वाले नहीं लगाए। उस मेडिकल कैंप में जितने रोगी हमको मिले, हमने उन सारे रोगियों का जो है पूरा इलाज कराने के बाद ही उस कैंप की समाप्ति की। कैंप समाप्त हो जाता था पर हम डॉक्टरों के पास ले जाकर के उनका इलाज पूरा कराने के बाद ही उस पेशेंट को घर भेजते। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि थी कि हमने खाली फोटो शूट तक अपने कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किया। टीम वर्क के साथ आप चलते रहे और आपने अपना टेन्योर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। कोई किसी ने आर्थिक रूप से मदद की, किसी ने शारीरिक रूप से, किसी ने मानसिक रूप से, और ये सब मिला जुला ही जो है हमारे को जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे क्लब को जो है ऊपर लाया। 4 पुरस्कार दिलवाए हमारे क्लब को। आपने जन्माष्टमी की बात की तो मुझे याद आया कि आप लोग जन्माष्टमी भी बहुत उत्साह से मनाते हैं और मैंने सुना है कि कृष्ण जन्म आप लोग कोतवाली थाने के कारागृह से कराते हैं और फिर मंदिर तक जाते हैं। तो ये कैसे शुरू हुआ? दरअसल हुआ ये था कि जैसा मैं आपको बताया कि हम लोग गोविंदा टीम बुलवा करके यहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव मनाते थे। तो हालांकि वो कृष्ण जन्माष्टमी संस्था दूसरे की थी, मैं उससे जुड़ा हुआ था। तो जब हम लोग ये उत्सव कराते थे तो जैसा मेरे मन में आया कि अपन लड़कियों के लिए भी एक गोविंदा टीम बनाए।
ऐसी मेरे मन में एक बात आई कि कृष्ण जी का जन्म कारावास में हुआ था, जी। और जब कारावास में हुआ तो अपन जो कृष्ण का जन्म मंदिरों में मनाते जी। हैं, घरों में मनाते हैं, जी। तो कारावास में क्यों ना मनाए। तो मैं वहाँ के समिति के जो अध्यक्ष संरक्षक हो गए जो थे, उन लोगों से बातचीत किया, उन्होंने भी इसको माना, और सबकी सहमति से जो है जी। हमने जो है यहाँ पे एसपी ऑफिस में जाकर के बातचीत की। बुढ़ापार का जो कोतवाली थाना है सबसे पुराना, वहाँ के टीआई से बातचीत की। पर रायपुर के लिए ये कंसेप्ट पहला था और अजूबा था, अलग से था। हाँ। तो सब, क्योंकि वो शासकीय मिशनरी है ना, उनकी अपने एक दायरे होते हैं, जी। तो इतनी जल्दी से उनका मन परिवर्तन नहीं हो पाया। पर कोतवाली थाने के जो टीआई थे पटेल जी, जी। वो काफी इम्प्रेस थे और काफी भक्ति भावी व्यक्ति थे, तो उन्होंने इसकी परमिशन दिलवाई। और रात, जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे हमारे समस्ती के सब लोग जो है वहाँ इकट्ठा हुए थाने में। मैंने जो है पूरा वासुदेव का गेटअप बनाया था। जी। जी। वासुदेव का गेटअप बना करके कारागार के अंदर में था। 12 बजे जन्म हुआ। जी। जो वहाँ जो पुलिस थी, वो प्रहरी बने हुए थे, वो प्रहरी जो है, वो प्रहरी जैसे जन्म हुआ कृष्ण जी का, वो दोनों वहाँ बेसुध हो जाते हैं। उसके बाद मैं कृष्ण जी को अपने सिर के ऊपर में टोकनी में ले करके वहाँ से कोतवाली से थोड़े दूर आगे गोपाल मंदिर है, जी। जी। वहाँ तक हम लोग गए। गोपाल मंदिर का भी ये पहला अनुभव था कि इस प्रकार का यात्रा उनके मंदिर में आई है। तो वहाँ जो भक्त वहाँ की जन्माष्टमी के लिए इकट्ठे हुए थे, वो टोकनी में सोए हुए जो कृष्ण थे, उनके पैरों को छू करके आशीर्वाद लेने लग गई। इवन जो टीवी ये रिपोर्टर और फोटोग्राफर्स थे, पुलिस वाले थे, अधिकारी थे, आम पब्लिक ऐसे नाचने लग गए वहाँ पे। वो तो कैमरा मैन अपना कैमरा दूसरे को पकड़ करके बोले मुझे तो मस्ती करनी है, बोले चाहे जो भी हो बोले, और सब हाँ दिल से ये किए। तो ये पहला साल था जब हम लोगों ने जन्माष्टमी इस प्रकार मनाई। तो उसके बाद में फिर 2 साल तक और मनाया मैं। बाद में मैं फिर इससे हट गया, और अभी भी वो कृष्ण जन्माष्टमी चलता वहाँ पे कोतवाली में जो है हर साल जन्मोत्सव मनाती है। जी। 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 ये एक नया आपने शुरू किया, लेकिन ये पुराने जन्म से जुड़ा हुआ है। जी। जी। प्रदीप जी को सुनकर हमने ये जाना कि बाल समाज से शुरू उनकी सोशल वर्क की जर्नी आज तक जारी है। विधवा विवाह को आज भी हमारे समाज में विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। अगर आप प्रदीप जी से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।